जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुबोध नागदेवे। सबसे पहले आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद कि 3 साल पहले मैंने समता सैनिक दल के बच्चों को लेकर उनसे एक्टिंग करवाकर द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव का जो ट्रेलर बनाया था और यूट्यूब पर डाला था, जिसे आप लोग आज भी भरपूर देखते हैं और उत्साहित होते हैं और लाखों लोगों के व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, जो आज भी सुपर हिट चल रहा है। इसी तरह हमारे ऐसे ही बच्चों को और कलाकारों को लेकर मैंने द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म बनाने को लेकर सालों पहले घोषणाएं की थी और अभियान भी चलाया था, ऑडिशन भी करवाया था। बहुत से हमारे बहुजन कलाकार जो चुने गए थे वे आज भी पूछते हैं कि सर उसका क्या हुआ, मगर कुछ घटनाओं के कारण मैं असमर्थ हो गया। फिर भी हमारे लोगों को लेकर ये फिल्म बनाने के लिए मुझ में आज भी वही जुनून है और भविष्य में मैं जरूर बनाऊंगा। मैं क्यों असमर्थ रहा और अम्बेडकरवाद के नाम का उपयोग करके कैसे आजकल किसी के कुर्बानी को रातों रात अपने कीर्ति में परिवर्तित करने का या प्रसिद्धि पाने का, अहंकार का और यूज एंड थ्रो का जो समाज विघातक खेल चल रहा है, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने ला रहा हूं। मैं आज तक इस विषय पर चुप रहा और चुप ही रहना चाहता था, क्योंकि किसी के बारे में बोलना मतलब अपने आप को भी उसी दलदल में फंसाना और उसी दलदल से अपने कपड़ों को भी दागदार बनाना। मगर चूंकि मेरा नाम एक वीडियो में बड़ी बेतरतीबी से, अहंकार से किसी सड़क पर फेंके हुए इंसान की तरह लिया गया है, वो भी सोशल मीडिया पर, तो जाहिर है चीज़ें भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं आपके सामने रखूंगा और सिलसिलेवार सारी घटनाएं बताऊंगा और किस तरह मनुवादी एडवाइजरी से इस फिल्म को हैंडल किया जा रहा है, उसे भी आज हम जान लेंगे। आजकल जो सोशल मीडिया पर द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव पर फिल्म के क्रेडिट के लिए कई वीडियो चल रहे हैं, सारे एक से बढ़कर एक झूठ फेंक कर अपनी दावेदारी किसी बरगलाने वाले पॉलिटिशियन की तरह लोगों के सामने रख रहे हैं, मानो ये फिल्म बनाकर इन्हें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिलने वाली हो। पता नहीं क्यों क्रेडिट पाने के लिए सब झूठे गोरख धंधे में लगे हुए हैं। मगर मैं बता दूं, अगर मैंने इस विषय पर सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखकर आयुष्मान रमेश थेटे साहब से अगर नहीं मिला होता तो ये हंगामा नहीं दिखा होता, क्योंकि उसी स्क्रिप्ट को अदला बदली करके, उल्टा सीधा करके अपने नाम की छाप और सिक्का लगाने के लिए ये सब हो हल्ला हो रहा है। हालांकि इस हंगामे से लोगों का मनोरंजन भी होता है, तो कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म से अपनी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं, तो किसी की भावनाओं को दुखाया भी जाता है। वैसे मैं इस कोरोना काल में भी कुछ समाज को जानकारी देने वाले विषयों पर को उजागर करने के लिए लगातार वीडियो बनाने में इतना व्यस्त रहता हूँ कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो देखता भी नहीं, कभी कभी टेलीफोन तक नहीं उठा पाता। मगर कल हमारे एक निकटतम मित्र जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और कहा, देखिए इस वीडियो में आपका नाम लिखा गया है। मैंने देखा तो मेरा माथा ठनका। उस वीडियो में जिस अहंकार से ग्रासित होकर आयुष्मान रमेश थेटे साहेब पैसों के घमंड में चूर होकर मेरे नाम को उछाल रहे थे कि सुबोध नागदेवी जी ने पहली स्क्रिप्ट लिखी है, वो हमें पसंद नहीं आई। उनकी भी स्क्रिप्ट हमने जो आउटराइट परचेस की, मतलब पूरा अधिकार हमारा है। हम अगर उनका नाम भी नहीं देते हैं ना, तो वो भी हम लीगली करेक्ट है, क्योंकि हमने खरीदा है उसको। मैं उनका नाम स्क्रिप्ट से हटा दूंगा तो भी वो कुछ कर नहीं सकते। उन्हें लिखने को दिया था, वो लिख नहीं पाए, इसलिए हमने उनसे भी बड़े विद्वान लेखक को बुलाया और उनसे भी लिखवाया, मगर विद्वान लेखक ने भी बच्चों के जैसे लिख दिया, तो हमने अब भारत के विद्वान लेखकों के जमघट को लिखने के लिए दे दिया है और पता नहीं और क्या क्या। ये सारी बातें वीडियो में आयुष्मान रमेश थेटे साहब ने बड़े अलग अंदाज में किसी मंजे हुए कमर्शियल एक्टर के तरीके से कही है। अभी वो एक्टिंग सीख गए हैं, साल भर पहले वो एक्टर नहीं थे। तो पहले बता दूं, मुझे नाम की कोई भूख नहीं है।
वरना आज तक सोशल मीडिया पर आयुष्मान रमेश थेटे साहब के बारे में मैं इतने वीडियो बनाकर डाले होते कि मेरी और उनकी ही बेटल हर जगह चली होती। असली बेटल की तो कभी बात ही नहीं होती, मगर मैं चुप था, अपने काम में लगा था। मगर जब इन्होंने बात मेरे नाम की कर ही ली है तो साहब को बता दूं, जब आप अपने कार्यालय में बैठकर एसी की ठंडी हवा में गाने तराने गा रहे थे, तब मैं और मेरी टीम अपनी नौकरी से कई दिनों की छुट्टियां निकालकर खरडा, पूना, सांगली, सातारा, वाही, कोल्हापुर, अहमदनगर, महाबलेश्वर वो सारा एरिया रात दिन धूप, ठंडी और बरसात में वहाँ की खाक छान रहे थे कि लिखने के लिए कुछ तो मिल जाए। हर दिन 4 पुस्तकें पढ़ते थे और 4 लाइनें लिखते थे। इसे कहते हैं मेहनत और स्क्रिप्ट राइटिंग। ये नहीं कि 2 दिन में 50 पन्ने लिख दिए और खड़े हो गए हीरो के सामने, ले भाई ये मेरी स्क्रिप्ट। फिर भी जो भी मेरी 5 साल की मेहनत थी, मैं ये कहकर निकला था आपको दे दी है, दान कर दी है। मगर आयुष्मान रमेश थेटे साहब ने मेरा नाम जिस अहंकारी भाषा का उपयोग करके लिया है, और वो भी झूठ बोलते हुए कि 5 साल का इनका रिसर्च है, सैकड़ों पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली है। सब कुछ मेरा था, ये मेरा बेबी है, ये मेरा बच्चा है। 5 साल मैंने इस पर काम किया है, रिसर्च किया है, एक एक किताब जो है खंगाली है। इसमें लिखा है फ्रॉम द डे वन, यानी मैं कह रहा हूं फ्रॉम द डे वन आई हैड दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड बट नागदेवे कुड नॉट डेवलप द स्क्रिप्ट। इस पर जब मेरे बिरादरी के मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये कैसी बात करता है भाई, 5 साल से फिल्म पर काम तो आप कर रहे थे, ये कैसे दावा कर रहा है। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च तो आपके साथ आपके साथी ब्लू थंडर के लोगों ने 2018 के मार्च महीने में किया था। मैंने कहा वे ऐसा ही बोलते हैं, चलने दो। कुछ लोग की ऐसी बातों को, ऐसे झूठ को माफ़ करना चाहिए कि हमारे समाज के बड़े अधिकारी हैं। मगर आखिर में मैंने सोचा, अगर मनुवादी व्यवस्था की एडवाइजरी से घिरे इस झूठ समाज के सामने नहीं लाए गए तो आने वाले काल में इनके झूठ और बढ़ेंगे, और वाहवाही लेने के चक्कर में ये झूठ पर झूठ का मुलामा चढ़ाते जाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में ये समाज की हानि कर सकते हैं, और समाज को इमोशनली अपने साथ जोड़कर अपनी टीआरपी बढ़ाकर आज के पॉलिटिशियन के जैसे फिर किसी के खूंटे में जाकर समाज को बांध सकते हैं। इसलिए सच्चाई मैं लोगों के सामने ला रहा हूँ। जिस तरह मेरे दूसरे वीडियो के माध्यम से इतिहास को सामने लाते रहता हूँ। वीडियो जरा ये लंबा है, मगर पूरा देखेंगे तो सारा माजरा आपके सामने आ जाएगा। पैसों से मुझे मोह रहता तो मैं भी जोहार माए बाप कहते हुए इनकी मनुवादी एडवाइजरी के सामने औंधे मुंह गिरा पड़ा होता। जैसे कुछ लोग पढ़े हैं, उन्हें मालूम है समाज का सबसे बड़ा दानवीर उन पर लक्ष्मी की बरसात करने को उतावला है। इसे बस झेलते रहो और लक्ष्मी लेते रहो। मैंने आयुष्मान रमेश थेटे साहब को अपनी स्क्रिप्ट 2019 में बेची है, तो जाहिर है इनका 5 साल के रिसर्च का झूठ यहीं पर खारिज हो जाता है। फिल्म राइटर एसोसिएशन के रूल के अनुसार जो अपनी आइडिया स्क्रिप्ट में बदलकर पहले रजिस्टर कराता है वह फिल्म में पहले नाम का हकदार भी होता है, क्योंकि पहली आइडिया उसी की रहती है। मगर आयुष्मान रमेश थेटे साहब अहंकारी भाषा में कहते हैं, मैंने स्क्रिप्ट खरीद लिया है, मैं नागदेवे का नाम हटा दूंगा और ये कुछ नहीं कर सकते। तो आयुष्मान रमेश थेटे साहब, कभी राइटर एसोसिएशन की सीढ़ियाँ आपने चढ़ी है? आज तक कोई छोटी सी पुस्तक आपने रिसर्च से लिखी है? मैं इंग्लिश लिटरेचर का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और आईएएस की एग्जाम में ऑल इंडिया 7th रैंक इन माय कैटेगरी। मैं समझता हूँ शिक्षा लेना और समझदार होना 2 अलग चीज़ें हैं। कई लोग शिक्षित तो हो जाते हैं, समझदार कभी नहीं हो पाते।
वही लोग अपनी शिक्षा और रुतबे की डींगे हाँकते हैं। आयुष्मान रमेश थेटे साहब जी, आप भी मेरे उम्र के हैं, आपने आज तक कोई फिल्म नहीं बनाई है। अगर मैं आपको थेटे बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको तो रमेश जी कहने से भी तकलीफ हो जाती है, आप तो सीधा काम से निकाल देते हैं, मगर हम गरीबों की भी कुछ इज्जत होती है। तो आयुष्मान रमेश थेटे साहेब, इस उम्र में अहंकार ठीक नहीं है। आप कहते हैं अगर आपने गलती की है तो दीक्षा भूमि के सामने जूतों से मार दिया जाए। मैं चैलेंज के साथ में कह रहा हूं, कुछ भी गलत निकला ना, अब पूरी इंक्वायरी करो तो मुझे नागपुर की दीक्षा भूमि पे अंबेडकरवादी लोग जूतों से मार 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 के मुझे खत्म कर दे, मुझे फांसी पे लटका दे, मैं स्वीकार कर रहा हूं, कर दो ये अगर मैं गलत निकला तो। लेकिन मुझे मालूम है कानून क्या है, मैं जानता हूं। आपकी एडवाइजरी इस मामले में थोड़ी ठंडी है या बराबर एडवाइज नहीं करती है। यह तो सीधी मोदी जी वाली भाषा है, वो भी एक तरफ उचकाते हैं और दूसरी तरफ से पुचकारते हैं और कहते हैं मेरी गलती है तो मुझे सरेआम मार डालना। क्योंकि उन्हें मालूम है देश में बाबा साहब का संविधान है, कायदे में ऐसी कोई तरतूद ही नहीं है, बोलने में क्या जाता है, मगर वोट तो पक्के हो जाएंगे। अब पता नहीं आपको कौन से वोट चाहिए। तो मारो मेरे को मारो, मेरे परिवार को मारो, मेरी 2 बेटियां उनको मार दो, मार डालो, मार डालो, मुझे भी मार डालो, मेरी पत्नी को मार डालो, मेरी दोनों बेटियों को मार डालो। बच्चों वाली बातें बंद कीजिए। आप फिल्म बना रहे हैं जो पैसा और प्रसिद्धि का माध्यम है, क्यों बेकार में आदरणीय भाभी जी, आपकी बेटियां मेरी बेटियों जैसी है, उनके मरने मारने पर बहस कर रहे हैं। देश में बाबा साहब की घटना चलती है, आपको कोई दीक्षा भूमि के सामने फांसी पर नहीं लटकाएगा, और कोई ये जोहमत करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मैं आपके बचाव में आऊँगा। ये मेरा एक रिटायर्ड अम्बेडकरवादी फौजी का वादा है। बस आप सच बोलिए और अपने इर्द गिर्द के मनुवादियों के चंगुल से अपने जमीर को छुड़ाइए और मेरा नाम लेने से साफ बचिए, क्योंकि मैं प्रसिद्धि से अपने आप को दूर रखता हूं। तो चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आयुष्मान रमेश थेटे साहब कैसे मनुवादियों के चंगुल में फंसे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है इनका नहीं, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होते हुए भी इस प्रोजेक्ट से किस हरासमेंट के साथ मैं अलग हुआ या अलग किया गया हूँ, आज ये दुनिया के सामने लाना भी ज़रूरी है। वरना आयुष्मान रमेश थेटे साहब के अगल बगल में फैले मनुवादी विचारधारा के लोग इनके एडवाइज़र है, हमें आपस में लड़वाएंगे भी और समाज में जहर भी ज़रूर फैलाएंगे। वैसे भी मुझे हर रोज़ बहुत से कॉल आते हैं, उनकी भी शंकाओं का निराकरण मुझे करना है, जिस पर मैं अमूमन चुप्पी साध लेता था। अब ये सोशल मीडिया पर आपने ये वीडियो डाला है तो मैं भी सोशल मीडिया पर ही आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्त भी देख लेंगे, मेरे को टेलीफोन करने वाले भी देख लेंगे और उनकी शंकाओं का समाधान भी हो जाएगा। और वैसे भी कभी 1-to-1 डिबेट करनी है, उसके लिए भी मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। साथ में आपके बारे में जो लोगों में भ्रम फैला है, हालांकि पर्दे के पीछे ताकत कोई और है, उससे भी लोगों को सचेत करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिलसिलेवार सारे खुलासे, अनीतियों से लेकर प्रीतियों तक सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। वैसे आयुष्मान रमेश थेटे साहेब अपने संबोधन में बार बार डॉक्टर बाबा साहब को कोट करते हैं और कहते हैं, उन्होंने कहा था जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो समाज इतिहास नहीं बना सकता। 16 आने टक्के सही बात है। ये कोटेशन मैंने फिल्म बोले इंडिया जय भीम के हर पोस्टर से लेकर फिल्म के शुरुआत तक हर जगह लिखवाया था। जरूरी है, इतिहास नहीं मालूम होगा तो आगे की रूपरेखा कैसे तय करेंगे। मगर जब द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को लिखने का काम मैंने शुरू किया था तो बाबा साहब का दूसरा कोटेशन मैंने उस पर लिखा था, जो लोग अन्याय को सहते हुए उसके विरुद्ध नहीं लड़ते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां गुलामी में पैदा होती है।
और जो लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनकी कौम कभी गुलामी में ना ही पैदा होती है और ना ही रहती है। ये कोटेशन मैंने जो मेरा ट्रेलर है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव का, उसमें शुरुआत में ही डाला है, जो हर पोस्टर पर भी मैं डालने वाला था। तो आज मैं भी अन्याय के खिलाफ बोलूँगा और सत्य बोलूँगा। मगर उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, रोजगार के साधन की बात करते हैं, जो आयुष्मान रमेश थेटे साहब के एडवाइजरी ने इजाद किया है। वैसे भी आज किसान परेशानी में है, रस्तों पर है। मैं चाहूँगा फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता सामने आए और किसानों से कहे कि किसानी छोड़कर ज़मीनें बेचकर सारा पैसा फिल्मों में लगाकर यशराज, भंसाली या करण जौहर की तरह नाम और पैसा दोनों कमाए। या फिर सरकार भी इस बारे में कुछ सोच सकती है, कोई और ना सही, एटलीस्ट मध्य प्रदेश की सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो तो कर सकती है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, तुम्हारा दुश्मन होशियार होगा चलेगा, मगर तुम्हारा दोस्त बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, वरना वो खुद के साथ साथ तुमको भी डुबो देता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक आदमी अपने एडवाइजरी के बातों में आकर अपने पहले ही प्रयास में उस क्षेत्र में उतर रहा है जिसकी उसे ABCD भी नहीं मालूम है, फिल्म मेकिंग का कोई ज्ञान नहीं है। वो अपने आप को रातों रात चमकाने के लिए, जैसा कि वे खुद कहते हैं, आज आत्महत्याग्रस्त जो किसान है, मगर ऐसे भी किसान हैं जो फिल्म बनाने के लिए आतुर है, ऐसे गरीब 3000 किसानों के पैसे की बदौलत खुद फिल्म को प्रोड्यूस, डायरेक्ट, लेखन, गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टिंग और क्या बचा है, इन सारी कलाओं को एक साथ करेंगे और एक ही झटके में मनोज कुमार बन जाएंगे। अब इसमें या तो वे किसान बरगलाए गए हैं या किसी ना किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खैर, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मगर जिस किसानों ने पैसा लगाया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वे अपना लाइफ इंश्योरेंस निकाल ले तो फायदे में रहेंगे। भगवान बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत में कहा है, हर कार्य के पीछे कारण होता है। यहाँ पर भी कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई सूत्रधार है, जो आप लोगों का धीरे धीरे मैं सामने लाने की कोशिश करूंगा या धीरे धीरे सामने आ जाएगा। मैं तो चाहता हूँ आयुष्मान रमेश थेटे साहेब को मेरी भी उम्र लग जाए और वे सैकड़ों फिल्म अपने जीवन में बनाए और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाए, मगर पहले वे 5 साल इस कला को समझ तो ले। एक साथ किसी की मेहनत को पैसे के तराजू में ना तोले। हर चीज को खरीदने की अहंकारी भाषा जो है वो ना ही यशराज ने बोली, ना ही सुभाष घई ने, और ना ही बोले इंडिया जय भीम के असली प्रोड्यूसर जितेंद्र दोषी साहब ने। वे भी पहली बार मेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, हालांकि उनका क्रेडिट कोई और खा गया, वो अलग बात है। चलिए अब आते हैं अगले मुद्दे पर। तो आयुष्मान थेटे साहेब कहते हैं, दूसरे IAS अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद सिर्फ विदेश घूमते हैं, मजे मारते रहते हैं और आप ही सिर्फ समाज का काम करते हैं। एक IAS ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद में, हमारे समाज के IAS ऑफिसर कई है, वो तो अपने परिवार के साथ में कोई अमेरिका जाता है, कोई इंग्लैंड जाता है, ऐश करता है। मैं क्या कर रहा हूं, रात दिन मेहनत करके बाबा साहब का जो नैरेटिव है, बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए। आप ऐसा ना कहते तो शायद ये अच्छा होता, क्योंकि जो IAS एक सर्विस में रहते हुए या रिटायर्ड होने के बाद भी आपसे ज़्यादा समय रात दिन समाज के लिए लड़ते हैं। वंचितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुख दर्द में शामिल होने वाले बहुत से IAS हैं। हाँ, इतना साफ है, उन्हें फिल्म बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि फिल्म बनाना कोई बहुत बड़ी समाज की सेवा नहीं है, ये कमर्शियल और ग्लैमर का टॉपिक है, नहीं तो उन्होंने भी यही रास्ता अपनाया होता। वैसे
मैं अनेक आईएएस और बड़े सुपर क्लास 1 और क्लास 1 अधिकारियों को पर्सनली जानता हूँ, जो कभी सामने तो नहीं आते मगर बहुत काम कर रहे हैं। उनके नाम लूँगा तो लंबी लिस्ट हो जाएंगी, इसलिए नहीं लेता हूँ। अब आते हैं फिल्म पर। तो आयुष्मान रमेश थेटे साहब मेरे बारे में अहंकार से कहते हैं कि लेखक से नागदेव का नाम भी मैं हटा सकता हूँ। तो आयुष्मान रमेश थेटे साहब मैं बता दूँ, जब मैं ग्रांट मराठा होटल से आखिरी बार आपको ये कहकर निकला था, आप बनाओ साहेब, मैं रोकूंगा नहीं, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं दूसरी फिल्म बनाऊंगा, अपने लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को लेकर बनाऊंगा, अपने तरीके से बनाऊंगा। तब मैंने ना ही कोई नाम की डिमांड रखी थी और ना आज रखता हूँ। स्क्रिप्ट तो आपको दे दिया था, सिर्फ अपना शरीर और उसे मेरे माँ बाप ने दिया हुआ नाम लेकर वहाँ से बाहर निकला था। मगर जो घमंड आपने मेरा नाम लेते हुए दिखाया है वो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है, और आत्मसम्मान पर ही ये फिल्म लिखी थी। तो आप बताइए मैं कैसे चुप रहूँ। अब सत्य लोगों तक आना ही चाहिए, क्योंकि मनुवादी एडवाइजरी की बातों में आकर समता और बाबा साहब के नाम पर जो खेल आप खेल रहे हैं वो ठीक नहीं है। उससे आपको जो कीर्ति मिलनी है वो तो मिलेंगे ही, जरूर मिलेंगे, मगर वो कीर्ति कितनी समाज के काम आएंगी ये आपकी एडवाइजरी तय करेंगी। ये खतरनाक है। द फिनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस। जो राख होती है ना, जिस आदमी को राख जलाकर राख किया जाता है, उस राख से जो निकलता है उसका नाम है फिनिक्स। बाबा साहब का फिनिक्स रमेश थेटे। हमारा समाज बहुत भावनात्मक है। बाबा साहब का नाम लेकर वैसे भी नेता लोग बहकाते रहते हैं और लोग पीसे जाते हैं, मरने मारने को उतावले हो जाते हैं। इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूँगा, ये फिल्म क्षेत्र एक व्यवसाय है, ये नाटक है, दिखावा है, ये ग्लैमर है, जुआ है, और जो पहली बार फिल्म बनाता है उसके लिए तो सबसे बड़ा नशा है। बहुत कम लोग हैं जो अपने घर और दिखावट की दुनिया में समन्वय साध सकते हैं, और जो साध सकते हैं वही इस क्षेत्र का रुख करे। ये कोई क्रांतिकारी क्षेत्र नहीं है, किसी के बातों में मत आइएगा। याद रखिएगा, बाबा साहब ने दिलीप कुमार को की मदद को ठुकरा दिया था, या अछूत कन्या बनी, उसे अवार्ड मिला, क्या हुआ? अछूतपन दूर हुआ? कोई क्रांति हुई? शूद्र बनी, कोई क्रांति हुई? अत्याचार कम हुए या खत्म हुए? नहीं हुए। इसलिए फिल्म के नाम पर कोई किसी को बरगलाए, मैं ये इतना बड़ा बना रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिए, या कोई मुझे रोक रहा है, तो ये सारा गलत है। ये व्यवसाय है, और जो ये कहता है ये समझ लेने का कि वो स्वार्थ में कह रहा है, बरगला रहा है। इतिहास दिखावटी नहीं होता, और हमारा इतिहास तो अंधकार का है। उसमें कोई विदेशी अगर नचनिया को नचाकर समाज कार्य कर रहा है तो और समझ लेने का सारा मामला जो है आर्थिक और पॉलिटिकल फायदे के लिए खेल चल रहा है। तब बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की स्क्रिप्ट जो मैंने इनके हाथों में दिया है, उसे लेकर इनके अहंकार में जो भी वृद्धि हुई है, साथ में अब हर रोज लोगों की भावनाओं से जो खेला जा रहा है, मैं चाहता हूं ये रुकना चाहिए। तो चलिए आखिर में मेरी सच्चाई का क्या है वो भी जान लेते हैं। नंबर 1, साहब कहते हैं उन्होंने नागदेव को स्क्रिप्ट लिखने को दी थी, वे लिख नहीं पाए। ऊपर से ये भी कहते हैं वे खुद 4-5 साल से इस विषय को लिख रहे हैं। तो साहब ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जब कैसेट का धंधा शुरू किया था, उस जमाने से मैं फिल्में लिख रहा हूँ और फिल्में बना भी रहा हूँ, और वो भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर। दूसरी कमर्शियल फिल्में भी बनाई है, लिखी भी है, मगर वो सिर्फ पैसों के लिए या अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। 2015 से मैंने इस विषय पर रिसर्च शुरू किया था। 50 बार ड्राफ्ट बनाकर उसे दुरुस्त किया। पूना, सातारा, सांगली, खरड़ा, ककीला, हर जगह की धूल मैंने और मेरी टीम ने छान मारी, क्योंकि
सिद्धनाथ के नाम पर उस जगह पर एक मत नहीं है, सारा तितर बितर है और उसके असली वारिस होने का वहाँ कई लोग दावा कर रहे हैं, मगर सच्चाई या कागजात किसी के पास नहीं है। दूसरा, सिद्धनाथ ने भीमा कोरेगांव में युद्ध में भाग लिया या नहीं लिया, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है, जो सेंसार में जाने से पहले मुझे सॉल्व करना था या मुझे उसकी जानकारी चाहिए थी, जो मुझे आखिर तक नहीं मिली। इसलिए मैं बहुत भटका, क्योंकि खरड़ा वार के बाद सिद्धनाथ का कई ऑथेंटिक उल्लेख नहीं है, उल्लेख ही नहीं उसके बाद में। उसने बैटल लड़ी थी, इसका कोई प्रमाण मुझे नहीं मिला, वरना ये फिल्म मैं कब की बना चुका होता। फिर भी 1 जनवरी 2018 को ड्रोन से लेकर कई कैमरों से भविष्य में यह फिल्म बनाने के प्लान के साथ मैंने भीमा कोरेगांव से लेकर सांगली, सातारा तक हर जगह जाकर शूट किए। उसके बाद में भी गया। मेरी स्क्रिप्ट में डॉक्टर बाबा साहब का रोल था। कहानी 1 जनवरी 1927 से शुरू हुई थी, जिस दिन बाबा साहब वहाँ आए थे और लोगों को उस स्तंभ की हकीकत बताई थी। यंग 36 साल के बाबा साहब के रोल के लिए मैंने आयुष्मान राज रतन अम्बेडकर जी से बात कर रखी थी। वे तैयार हो गए थे और इस स्क्रिप्ट को लेकर फिल्म बनाने को कई फाइनेंसर भी तब तैयार थे। उन्हीं दिनों मतलब 2018 के अक्टूबर में एक भंते जी मुझे आयुष्मान रमेश थेटे साहब के पास लेकर गए। उनके माध्यम से जब मैं साहब से भोपाल में मिला तो उन्हें स्क्रिप्ट अच्छी लगी और वे तैयार हो गए। मेरा बजट था सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया। हमारे वंचित लोगों में से कई ज़बरदस्त कलाकार हैं। हमारे कलाकार कई अच्छे अच्छे नाटकों में काम करते हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स भी हैं। उन्हें लेकर मैं फिल्म बनाना चाहता था कम बजट में। मैं सोचा था अगर हम इन्हें चांस नहीं देंगे तो कौन देगा। कोई कपूर, खान, खन्ना या कुमार तो देगा नहीं। मैं चाहता था ये विषय हमारे लोगों के आत्मसम्मान से जुड़ा है। हमारे लोगों से बेहतर इस विषय को कौन कर सकता है। मैंने अपना प्रपोजल रखा। साहब पहले तैयार हुए और उसी आधार पर स्टोरी बोर्डिंग का काम शुरू हुआ। मगर कहाँ से एडवाइजरी ने अचानक जंप किया, पता नहीं क्या निर्देश मिले कि अचानक साहब ने बाबा साहब का रोल काटने को कहा, सीन काटने को कहा। इनका कहना था राजरत्न जी आरएसएस विरोधी बातें करते हैं, बाबा साहब का रोल निकाल दो। गायिका के तौर पर मैंने पंजाब की मशहूर आम्बेडकरवादी गायिका गिनी माही के पिताजी से बात करके रखी थी, मगर ये भी साहब को मंजूर नहीं था। नहीं, बोले हम बहुत नामचीन से गवाएंगे। चलो भाई, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा साहेब ये विषय इतना बड़ा है, इसमें कोई नामचीन की नहीं, किसी नए और अच्छे एक्टर की ज़रूरत है। मगर इनके मन में क्या था मुझे मालूम, लेकिन इनका मन हर दिन डाइवर्ट होता गया। यानी जो आदमी बाबा साहब का रोल फिल्म से निकाल सकता है, आम्बेडकरवादी लोगों को चांस नहीं देता है, जो इस इंडस्ट्री में आने को तरस रहे हैं, तो मैं क्या समझूं। मैं नहीं माना। नागदेवी जी आए थे, उनकी स्क्रिप्ट थी, वो हमको पसंद नहीं, हमने पहले ले लिया। लेकिन इनिशियली जब इसका रीडिंग हुआ तो हमने उस पर विचार किया कि इनमें क्या क्या खामियां हैं। मैंने उनको बताई। नागदेवी जी को मैंने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमको तो इतिहास के अनुसार चलना पड़ेगा। नागदेवी जी बोले कि ये मैं नहीं करूँगा, ये मुझे स्वीकार नहीं था। हमने कहा कि भाई फिर नहीं हो सकता, फिर हम किसी दूसरे राइटर को बुलाएंगे। और वो इस तरह से उनकी स्क्रिप्ट चली गई और अरुण शिंदे की स्क्रिप्ट आई। मैं एग्री नहीं हुआ, मैं वापस आया, बोला काम तो मेरे हिसाब से ही होगा साहब। साहब बोले फिल्म रोक देंगे। मैंने कहा ठीक है, रोक दीजिए। मेरी कुछ फाइनेंसरों से मीटिंग शुरू हो गई, तब साहब के माध्यम से फिर से कॉल शुरू हो गए। सर मान गए, आप आ जाइए। कॉल था काम तो आपके हिसाब से ही होगा, आप एग्रीमेंट कर लीजिए। सर को कुछ नहीं आता, काम तो आपको ही करना है, आप ही डायरेक्टर है। मैंने सोचा चलो मान गए, ठीक है, डायरेक्शन तो मुझे ही करना है, अपने हिसाब से कर लूँगा, अपने हिसाब से लोगों को लूँगा। और इस तरह राइटर का एग्रीमेंट हुआ। मैं कोई कमर्शियल विचार करके तो
नहीं गया था। कोई दूसरा होता तो शायद 25-50 लाख की डिमांड रखता। मैंने सोचा चलो साहब अपने हैं, अम्बेडकरवादी इंसान है, मेरी इतने दिनों की मेहनत है, नौकरी से VRS की एप्लीकेशन दे रखी है, पगार बंद है, जो भी आज तक मेरा खर्चा हुआ वही ले लेते हैं। मैंने 10 लाख मांगा, उन्होंने 9 लाख का चेक दिया, 1 लाख बोले आपका सर्विस टैक्स काट दिया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, चलेगा। मगर डायरेक्टर के एग्रीमेंट में साहब ने ऐसा पैतरा बदला, बोले डायरेक्टर में मेरा भी नाम होना चाहिए और पहले होना चाहिए। थोड़ा सा खट्टम खट्टा हुआ, लेकिन बाद में मैं एग्री हो गया, ठीक है भाई ये भी चलेगा, हमारे साथ साहब रहेंगे, कुछ सीखेंगे। मगर डायरेक्टर के एग्रीमेंट में मुझे इतने बंधनों से बांधा गया कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। 8 लाख का भुगतान धीरे धीरे होता रहा और मैं लगभग साल भर काम को लगा रहा। उसमें मैंने स्टोरी बोर्डिंग से लेकर मेरे 5 असिस्टेंटों का खर्चा, MP से लेकर महाराष्ट्र तक टीम के साथ लोकेशन हंटिंग, ऑडिशन, स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन से लेकर प्री प्रोडक्शन के कई काम कर दिए। और जब प्री प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म हुआ, शायद तब फिर से कोई एडवाइजरी रिलीज हुई और मेरा एज ए डायरेक्टर रहना शायद उन्हें पसंद नहीं था। एक तो मैं लो प्रोफाइल आदमी, सिर्फ काम से मतलब रखता हूँ, गरम मिजाज हूँ, गलत बातों को पसंद नहीं करता हूँ। उसके बाद शुरू हुआ असली गेम। मुझे किसी तरह प्रोजेक्ट से दूर करने की चालें शुरू हुई और सब कुछ होने के बाद आखिर में साहब को स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी। अब पता नहीं, सारा काम तो हो गया प्री प्रोडक्शन का, बोलते स्क्रिप्ट बदल दो। दोस्तों, स्क्रिप्ट ये राइटर और डायरेक्टर के दिमाग और दिल की उपज होती है, मगर इनके कार्यालय के वे और इतर लोग जिनका इस विषय से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, उनके सामने स्क्रिप्ट रीडिंग करवाकर उनसे गलतियां निकालने का काम शुरू करवाया गया। ये तो सारा प्री प्लान है, ये तो मुझे बाद में पता चला। डॉक्टर बाबा साहब का रोल निकाल दो, मगर मेरा रोल डालो जिसका अमुक नाम हो। मैंने कहा ऐसा कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है साहब, मगर ऑर्डर मिला, हम पैसा लगा रहे हैं, डालना ही पड़ेगा, चलो भाई ये भी कर लेते हैं। फिर ऑर्डर मिला, अमुक का रोल पावरफुल चाहिए। मैंने कहा आप ही लिख दीजिए साहब। मेरे हाथों में नाटकों के जैसे लंबे लंबे सीनों के डायलॉग और पर्चे थमा दिए गए, अब इसे डालो। मैंने कहा इस तरह स्क्रिप्ट नहीं होती है, हर सीन का इम्पैक्ट आखिर तक होता है, कंटिन्यूटी टूटती है। कहते हैं हम पैसा लगा रहे हैं तो डालना ही पड़ेगा। और इस तरह हर दिन में और रात में अलग अलग नए आइडियाज के साथ ऑर्डर आने लगे जो हिस्ट्री से बिल्कुल परे थे। और उसी रोल का नतीजा है और उसी दिन का नतीजा है कि ये स्क्रिप्ट आज तक भी लिखकर तैयार नहीं हुई और ये आज भी उसको लिखवा रहे हैं एक रोल के लिए। एडवाइजरी को कोई भी कलाकार, टेक्नीशियन वंचित समाज से नहीं चाहिए। मैंने कहा हम वंचित समाज के कलाकार, टेक्नीशियन को चांस देते हैं, जगह जगह ऑडिशन लेते हैं। मैंने नागपुर में ऑडिशन लिए, भोपाल में लिए, मगर एडवाइजरी को मेश्राम बागड़े नहीं चाहिए। और आज अम्बेडकरवाद याद आ रहा है, मगर अम्बेडकरवादी कलाकार नहीं याद आते। इस फिल्म में एक भी अम्बेडकरवादी कलाकार नहीं है। अब शायद ये वीडियो देखकर किसी को चांस मिल जाए तो अच्छी बात है। आखिर में जब मैं टस से मस नहीं हुआ तो स्क्रिप्ट को बदलने की बात हुई। सारा काम देखने वाली मिसेज आरती शर्मा दबाव डालने लगी, आप डायरेक्शन छोड़ दो, आप सिर्फ राइटर रहिए, कबीर लाल जी को डायरेक्शन करने दो। जबकि कबीर लाल जी ने खुद डायरेक्शन से मना किया, मगर मैडम का विरोध करे तो कौन। और जब मैंने मिसेज आरती शर्मा को कहा कि डीओपी और डायरेक्टर दो अलग अलग चीज़ें हैं, कबीर लाल जी को ये इतिहास नहीं मालूम है और आपको फिल्मों के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं है और डायरेक्शन के बारे में तो है ही नहीं, तो ऑर्डर हुआ मैडम से अब माफ़ी मांगो। यानी एक अम्बेडकरवादी के आत्मसम्मान को कुचलने की जीतोड़ कोशिश हुई। जिनको फिल्म मेकिंग का ABCD नहीं आता है, अब वो मुझे फिल्म मेकिंग सिखाने लगे। आखिर में वही कलाकार लिए गए जिन्हें
पैसों से मतलब है, अम्बेडकरवाद से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं रहा। स्क्रिप्ट को बदलकर साहब का रोल डालने के लिए मेरे सामने ही अरुण शिंदे को बुलाया गया। साहब और शिंदे ने 2 दिन बैठकर बच्चों वाली स्क्रिप्ट लिखकर अर्जुन रामपाल जी के ऑफिस में रीडिंग हुई। मैं भी वहाँ पे था। अर्जुन जी ने इससे पहले मेरे से 1 लाइन सुनी थी, स्क्रिप्ट उनको मिली थी, उन्होंने पढ़ी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनके द्वारा लिखी स्क्रिप्ट सुनकर सब पगला गए। अरुण शिंदे ने स्क्रिप्ट बनाई, हमारे कहने से बनाई। मैंने कई सीन्स लिखे, मैंने ऐसे कैरेक्टर्स उस पर इंट्रोड्यूस किए जो ये सोच भी नहीं सकते हैं। Okay, there are few things that are very disjointed for me. Yeah, even I felt it. Yeah, and also no there's too much screenplay. childishness. Too much childishness is there in the screenplay because it's removing away the seriousness of the situation. There is no connectivity also. Yeah. And there is no storyline till it also. Yeah. We need to. साहब ने सारा दोष अरुण पर मढ़ दिया। उसके बाद मुझसे कहा गया, अब आपकी राइटिंग पर फिल्म नहीं बना रहे, आप डायरेक्शन का काम छोड़ दीजिए और क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाइए, हालांकि पैसे डायरेक्शन के ही मिलेंगे। मैं जिस आत्मसम्मान को लेकर यह फिल्म बनाने वाला था, उसी आत्मसम्मान को इसी एडवाइजरी के इशारे पर साहब ने ठेस पहुंचाने की जीतोड़ कोशिश की, जो मुझे मंजूर नहीं थी। मैं ये कहकर निकल आया, मैं आपके आड़े नहीं आऊँगा साहब, आप फिल्म बनाइए, मुझे कीर्ति से या पैसों से नहीं, आत्मसम्मान से मतलब है। और 21 लाख की फीस को ठोकर मारकर मैं वहाँ से निकल गया। और उसके बाद ना ही मैं इस विषय पर किसी से बात की और सीधा चुप्पी साध ली। हालांकि इस विषय को बहुजन कलाकारों को लेकर अपने तरीके से बनाने के लिए मैंने अपना काम शुरू रखा और सोचा इसको बनाने के बाद मैं भी दूसरे किसी से इसी विषय पर स्क्रिप्ट लिखवाऊंगा, क्योंकि सारा मेरा रिसर्च है और अपने रिसर्च को वेस्ट नहीं होने दूंगा। मगर आयुष्मान रमेश थेटे साहब ने जिस फेंके हुए लहजे में अपने वीडियो में मेरे नाम का उल्लेख किया, तो लगा इस झूठ से और उस एडवाइजरी से पर्दा उड़ जाए ताकि लोग संभल जाए। मैं बहुजनों को लेकर बहुजनों की फिल्म बनाना चाहता था, ये मनुवादियों को लेकर बहुजनों की फिल्म बना रहे हैं। आखिर वही हुआ, सारा कुछ उल्टा सीधा। अब पता चला है स्क्रिप्ट को फिर लिखा जा रहा है जिसमें बड़े बड़े विद्वान लगे हैं। यानी एक आदमी जिसने इस फिल्म को बनाने का खाका तैयार किया, उसे निकालने के लिए क्या क्या पापड़ बेले गए और आज ये फंस चुके हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट ही तैयार नहीं है और गाने शूट हो गए। वाह रे बाबा, अजब कहानी। साहब कहते हैं वो एक्टर है, उन्होंने गानों का प्रोमो लॉन्च किया, उस छोटे से फ्रेम में भी इन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी। आप देखिएगा। आशु त्रिकाजी, गजेंद्र अहिरे जी, ये भी हुआ करते थे और भी टेक्निकल लोग मैं जानता हूँ। देखिए, एक 10-12 महीने पहले का रमेश टेटे और आज के रमेश टेटे के टेक्निकल नॉलेज में ज़मीन आसमान का अंतर है। सारे एक्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं और साहब कैमरे में देख रहे हैं। इनके डायरेक्टर या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या ये खुद ही डायरेक्टर है, इन्हें कोई नहीं बताया कि साहब एक्टिंग पर ध्यान दीजिए, आप कैमरे में मत देखिए। और लगाने वाले भी उठाकर वही फ्रेम लगा दी, वही चिपका दी, यानी उसी फ्रेम को लगा दिया जो गलत है। मगर इन्हें बोलेगा कौन? ईगो वाला है, सब चलता है, कुछ बोलेंगे तो काम नहीं मिलेगा। सिद्धनाग के बारे में आप बात करते हैं। सिद्धनाग जिसकी सर्वसम्मत तस्वीर है, यह उस इतिहास को ही खराब कर रहे हैं। उसे किसी आसाराम बापू के जैसे दाढ़ी लगवा दी। ये सीधा साधा इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सिद्धनाग के असली चेहरे से लोगों को महरूम रखा जा रहा है। उसकी सर्वमान्य तस्वीर है। और उस जमाने में भी जो इतिहास में हम देखते हैं तो जो योद्धा है ऐसी दाढ़ी लगाकर नहीं रहते थे, क्यों? लड़ते हुए उनको प्रॉब्लम होता था, इसलिए वो मूछें रखते थे, हालांकि रौबदार, लेकिन दाढ़ी नहीं रखते थे। मगर यहाँ पे उनको पूरा आसाराम बापू बना दिया है। और जो लोग सिद्धनाग के वंशज के तौर पर जुड़े हैं, हालांकि उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उस सारे एरिया में सिद्धनाग का वाड़ा कहीं और है, इनका कड़म्बी में कोई वाड़ा नहीं है। और उधर के लोग बोलते भाई हम वंशज है, तो इनके कई वंशज है, और कई लोग बोलते हो हम सिद्धनाग के वंशज है। एक क्वेश्चन मार्क वाला प्रॉब्लम है। अब ये देख लीजिए, इन्होंने हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। और आप देखेंगे
फर्स्ट पेज पे लिखा है, वी द अंडरसाइंड हियर बाय स्टेट that we do not have objection to the production of a feature film titled as The Battle of Bhima Koregaon under the banner of Ramesh Thete Films. लीगली इस फिल्म को बनाने का हमें पूरा अधिकार हमने प्राप्त किया। ये ऐतिहासिक विषय है जिसे 200 साल हो गए हैं, फिर किस लिए एनओसी चाहिए? फिर तो उन 500 लोगों के रिश्तेदारों से भी एनओसी लेनी होगी। ये सारे कैरेक्टर इतिहास जमा है, और जो आपके वंशज कहते हैं उन्हें सिद्धनाथ के चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसे और कीर्ति के सामने सारे औंधे मुंह गिरकर जुहार माय बाप कर रहे हैं। इस तरह सारा खेल खेला जा रहा है, और अब फिल्म फंस चुकी है तो अम्बेडकरवादी याद आ रहे हैं। काम देने के लिए वो याद नहीं आते, फिर कहते हैं हमारे लोग इंडस्ट्री में नहीं है। जब उनका उपयोग नारे लगाने के लिए करोगे और काम देने के लिए नहीं, तो कहाँ से एक्टर पैदा होगा? और जैसा मैंने कहा, अब ये मेरी फिल्म नहीं है, ये समाज की फिल्म है, और इसलिए मैं समाज के लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, बाबा साहब के कारवां को रुकने मत देना भाइयों, रुकने मत देना इसको। और जब फंस जाते हैं तब चीख चीख कर अम्बेडकरवाद समाज की नहीं याद आती है, क्योंकि दौड़ेगा कौन? अम्बेडकरवादी दौड़ेगा। फिल्म को देखेगा कौन? अम्बेडकरवादी देखेगा। अब क्यों नहीं एडवाइजरी और मुंबई के वो चमचे आपके काम आ रहे हैं? क्या इस काम में आएंगे? नहीं आएंगे। जब फिल्म सेंसार में अटकेंगी तब फिर से अम्बेडकरवादी याद आएंगे। ये फिल्म रमेश थेटे की रही नहीं। अब यह फिल्म समाज की हो गई, अम्बेडकरवादियों की फिल्म हो गई, और अम्बेडकरवादियों को रोकना किसी माई के लाल में ताकत नहीं है। जब ऐसे लोगों को बंबू मिलता है तब ऐसे लोगों को अम्बेडकरवाद और जय भीम याद आता है। जो चीख कर जय भीम बोलता है, समझ जाने का ये मतलब ही दिखावटी है। हाँ, ये अम्बेडकरवादियों की फिल्म बन सकती थी अगर समाज के कलाकार होते, उनका नाम बड़ा होता, उन्हें काम मिलता, कीर्ति मिलती। मगर काम और कीर्ति किसे मिल रही है? जिन्हें हमारे से कोई लेना देना नहीं है, अम्बेडकरवाद से कोई लेना देना नहीं है। लोग सजग रहे ऐसे लोगों से जो खुद के फायदे के लिए इमोशनली खेलते हैं या फिर पैसे के जोर पर खरीदारी करते हैं। इन्हें अम्बेडकरवाद के नाम से सुरक्षा तो चाहिए, मगर अम्बेडकरवादी कलाकारों को काम देना इनके फितरत में नहीं है। इसलिए इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। मैंने किया और भुगत चुका हूँ। सालों की मेरी मेहनत पर पहले इमोशनल फांसा फेंका गया, फिर गिरफ्त में आते ही ऐसा वार किया गया कि मुझे अलग होना पड़ा। लेकिन भविष्य में मैं इस विषय पर जरूर फिल्म बनाऊंगा और बहुजन समाज के लोगों को लेकर बनाऊंगा। इनकी फिल्म बनाने दीजिए, इनको रिलीज करने दीजिए, मैं उसके आड़े नहीं आऊँगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। थैंक यू।